वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 11। ज़ारा हंसते हुए जा रही थी। सामने से अस्मा आती हुई उसे नज़र नहीं आई और वो उससे टकरा गई। ओह सॉरी सॉरी, ज़ारा ने जल्दी से कहा। वो अब भी हंस रही थी। कोई बात नहीं, अस्मा ने नफ़रत से कहा। जो ज़िंदगी तुम जी रही हो ये मेरी थी, जो खुशियाँ मेरी थी वो तुमने ले ली, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो दिल ही दिल में बोल रही थी। क्या हुआ, किसी की यादों में खो गई हो क्या? ज़ारा ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो, अस्मा जल्दी से बोलकर चली गई। सही बोलते हैं सब, अजीब है ये छिपकली जैसी फेफड़ी। ज़ारा ने उसे अजीब नाम दिया, फिर खुद ही हंसने लगी। जरहान तैयार होकर नीचे जा रहा था जब अस्मा ने उसे रोक लिया। कैसे हो, अस्मा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जरहान ने उस वक्त हाफ वाइट कॉटन की शलवार कमीज पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो घर पर अक्सर शलवार कमीज ही पहना करता था। ठीक हूँ, तुम कैसी हो, जरहान ने नॉर्मली पूछा। मैं भी ठीक हूँ। शादी के बाद तो तुम चौदहवीं के चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते, अस्मा तंजिया बोली। अब जिसकी बीवी ज़ारा जैसी हो उसके पास टाइम नहीं होता दूसरों से मिलने का, जरहान की बजाय सना ने कहा और जरहान के गले लग गई। कैसे हैं आप जरहान भाई? वो मुस्कुराकर जरहान से मिली। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? जरहान ने उसके सर पर बोसा देते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ। वैसे भाई, आप तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, आपके पास तो ज़ारा भाभी के लिए भी वक्त नहीं, सना खुफगी से बोली। अरे गुड़िया, काम भी तो करना होता है ना, जरहान ने उसकी पोनी खींचते हुए कहा। जरहान भाई, सना चिल्लाई। अस्मा को खुद का इस तरह से नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अंदर का हसद किसी की जिंदगी में जहर घोलने वाला था। वो वहीं खड़ी रही। जरहान और सना नीचे चले गए जहां पर सब उनका इंतजार कर रहे थे। जरहान सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिला, सब बहुत खुश थे। जरहान के आते ही घर में रौनक आ गई थी। ज़ारा और जरहान एक साथ बैठे थे। ज़ारा जरहान को देखकर हंस रही थी। जरहान पहले से ही उसे घूर रहा था, फिर बाद में वो भी हंसने लगा। अस्मा कब से इन दोनों को देख रही थी और अपना दिल जला रही थी। ज़ारा, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। अस्मा से ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। उसके अंदर हसद कुंडली मार के बैठ गया था। वो अब किसी भी कीमत पर ज़ारा की खुशियाँ बर्बाद करना चाहती थी। जरहान को आए हुए एक हफ्ता हो गया था और इस एक हफ्ते में उसने ज़ारा का बहुत ख्याल रखा था। ज़ारा को रोज़ रात को हल्का सा बुखार होता था और दिन भर चक्कर आते रहते थे। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी तबीयत को हुआ क्या है। जरहान उसे डॉक्टर के पास ले गया था पर डॉक्टर ने भी कुछ खास नहीं बताया था। वो ज़ारा के लिए बहुत परेशान था। हमाद भी 2 दिन के लिए आया था पर ज़ारा ने उसे अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया था। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने जरहान को भी मना कर दिया था। आज हमाद चला गया, इसलिए ज़ारा बहुत उदास थी और जरहान को उसकी उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ज़ारा, तुम्हें पता है, एक बार मैं अपने किसी दोस्त के पास गया था, जरहान ने उसके साथ बैठते हुए कहा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जरहान ने उसका शाना हिलाते हुए पूछा। जी जी, सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ? ज़ारा अब उसकी तरफ मुतवज्जा थी। जब मैं उसके घर गया तो उसने अपने बोलने के अंदाज से कुछ इस तरह कहा कि भाया, इस पंखे के नीचे बैठो, तुमको बहुत सवाब नेकी मिलेगा। मैं हैरान हो गया कि पंखे के नीचे बैठने से कौन सा सवाब मिलेगा, वो क्यों भला? मैंने उससे मुस्कुराकर पूछा। तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? ज़ारा गौर से उसकी बात सुन रही थी। तब उसने कहा, ये पंखा हम मस्जिद से उतार कर लाई है। मैं पहले तो हैरान हो गया, फिर तो हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गया। ज़ारा को भी बहुत हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। हा हा हा, जरहान कैसे दोस्त है आपके, वो हंसते हुए बोल रही थी। जरहान को उसे हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। ज़ारा की हंसी उसे पागल कर रही थी। वो बहुत इश्तियाक से उसे देख रहा था। ज़ारा, तुम्हें पता है, जब तुम उदास होती हो ना तो यहाँ दर्द होता है, जरहान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए जज्बों से चूर लहजे में कहा। ज़ारा की हंसी को ब्रेक लग गई। उसने नज़रें झुका दी। वो जरहान की आंखों में देखने की गलती नहीं कर सकती थी जहाँ उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
और तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है, हर तरफ फूल ही फूल बिखर गए हो। उसने ज़ारा की झुकी पलकों को छूते हुए बोला। ज़ारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। जरहान, वो बुला रही है। ज़ारा जल्दी से उठकर चली गई। जरहान उसकी हरकत पर मुस्कुराता रहा और हमेशा उसकी खुशियों की दुआ की। ज़ारा को डॉक्टर ने दवाई दी थी जिससे उसकी तबीयत वक्ती तौर पर थोड़ी बेहतर हो गई थी। जरहान अरहान के साले की शादी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इन तुम इंदौर सिंध जाओ। वहाँ पर एक मीटिंग है, तुम्हें वो अटेंड करनी है। 2 दिन के लिए चले जाओ, वैसे भी तुम फारिग हो आजकल। सिकंदर साहब अपने कारोबार के सिलसिले में जरहान को अंदरों सिंध भेजना चाह रहे थे। बाबा, जाना ज़रूरी है क्या? जरहान ने बेदिली से पूछा। वो ज़ारा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हाँ बेटा, ज़रूरी है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही चला जाता। कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं। वो ज़मीन पहले हमने ली थी, पर अब वहाँ पर कुछ लोग अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। तुम्हें बस इस ज़मीन के मालिक को पैसे देकर उससे साइन करवाने हैं, फिर वो ज़मीन ऑफिशियली हमारी हो जाएगी। उन्होंने तफसीली से बताते हुए कहा। वो वाकई बीमार लग रहे थे। 2 दिन की बात है, चला जाता हूँ। ठीक है बाबा, मैं आज ही चला जाता हूँ, जरहान ने कुछ सोचकर कहा। बहुत अच्छे बेटा, अब जाओ, जाकर तैयारी कर लो। सिकंदर साहब ने जरहान के कंधे को थपकी देते हुए कहा। जी बाबा। जरहान, आप बाबा के साथ बैठकर चाय पिए, मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। ज़ारा चाय लेकर आई थी। उसने सारी बात सुन ली थी और वो बहुत खुश थी कि उसका शौहर एक अच्छा शौहर होने के साथ साथ एक अच्छा बेटा भी है। जरहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और इस बात में सर हिलाया। ज़ारा ने दोनों को चाय दी। सिकंदर साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। ज़ारा एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझा ही नहीं, माना भी था। जितनी मोहब्बत उन्होंने उसे दी थी, उसे कई कहीं ज़्यादा इज्जत ज़ारा ने उन्हें दी थी। नगमा तो हर वक्त उसे दुआएं देती ही रहती थी। ज़ारा ने सारे घर की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली थी और बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। सब उससे बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थी। ज़ारा ने जरहान की पैकिंग कर दी थी। वो 11 बजे जाने वाला था। अभी सुबह के 10 बज रहे थे। सब ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। शाम को नगमा ने ज़ारा को भी कहा था, वो भी शाम को उनके साथ जा रही थी। जरहान, खाना टाइम पर खाइएगा और पानी ज़्यादा पीजिएगा। पानी कम पीने की वजह से ही आपको सर दर्द होता है। और हाँ, वहाँ पर बहुत गर्मी है, ज़्यादा धूप में मत निकलिएगा। ज़ारा बार बार उसे अपना ख्याल रखने का कह रही थी और जरहान मुस्कुराकर हाँ में सर हिला रहा था। उसे ज़ारा का अपनी इतनी फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा था। और कोई हुक्म बेगम साहिबा? जरहान ने उसके सामने झुककर सर को खम कर दिया। जरहान, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो देख लेना आप, मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी। ज़ारा ने उंगली उठा के उसे धमकी दी। उसके अंदाज पर जरहान ने मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। ज़ारा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना और तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जरहान ज़ारा के करीब आया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। इसे पता था ज़ारा उसके जाने से उदास है, पर जाहिर नहीं कर रही थी। ज़ारा ने जरहान के सीने पर सर रख दिया। जरहान, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि मैं आपको खो दूंगी। ज़ारा ने उसकी शर्ट के बटन पर उंगली फेरते हुए कहा। तुम हो ही डरपोक, इसलिए तुम्हें इतना डर लगता है। मैं कोई हीरा हूँ जो तुम मुझे खो दोगी? जरहान ने शरारती लहजे में कहा। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या है, ज़ारा ने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। उफ ज़ारा, एक तो तुम्हारी ये मेरे सीने पर मुक्का लगाने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुल्तान वाली फिल्म में भी उसकी बीवी ने उसे इतने मुक्के नहीं मारे होंगे जितने तुम मारती हो। जरहान खुफगी से बोला। आपकी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, ज़ारा मसनूई गुस्से से बोली। अभी तो मैंने कोई हरकत की ही नहीं, जरहान शोख लहजे में बोला। इसकी बात का मतलब समझते ही ज़ारा ने एक और मुक्का जरहान के सीने पर मारा। उफ जालिम लड़की, कुछ तो रहम करो। भूलो मत, रात को इसी सीने को अपना तकिया समझकर सो जाती हो। जरहान ने अपना सीना मसलते हुए कहा। हाँ तो आपने आदत डाली है, मैंने थोड़ी कहा था। ज़ारा नरूठेपन से बोली। अच्छा ज़ारा, अब टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखना। और हाँ, याद आया। क्या बोल रही थी तुम?
मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? ज़रहान ने उसे खुद से अलग करते हुए शरारत से पूछा। आप मेरे लिए मेरे जनरल स्टोर वाले हैं, ज़ारा ने भी उसी के अंदाज में कहा। और मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था, ज़रहान ने अफसोस से सर झटका। आपकी तो आदत है खुशफहमियाँ पालने की, इसमें मेरा क्या कसूर? ज़ारा मासूमियत से बोली। सारा कसूर मेरा है मेरी जान, अब खुश? ज़रहान ने उसके सर पर बोसा देते हुए कहा और सामान उठाकर जाने लगा। ज़ारा भी उसके साथ कमरे से बाहर निकली। गाजी, मुझे डर लग रहा है, वो लोग खतरनाक हुए तो। मिशा को शब्बीर साहब के घर ले गाजी मिशा को शब्बीर साहब के घर ले गया था। वहां जाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मिशा के बाबा ने अपना घर मिशा के नाम कर दिया था। उस घर पर किसी ने कब्जा कर लिया था। इस सिलसिले में गाजी उसे एक वकील के पास ले जा रहा था। पर मिशा डर रही थी, क्यों? जिन लोगों ने कब्जा किया था वो लोग गुंडे टाइप के थे। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो, गाजी ने उसे तसल्ली दी। गाजी, तुम्हें पता है मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तन्हाइयाँ मुझे खा जाएंगी। मुझे वहशत होती है अकेलेपन से, मिशा खोए हुए लहजे में बोलने लगी। तुम्हें पता है मैं भी ऐसे ही अकेला हो गया था, मुझे भी तन्हाइयों से वहशत होती थी। किसी ने मुझसे कहा था कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है, मुसलमान कभी तन्हा नहीं होते। तब मैंने हर जगह अल्लाह को ढूंढा। ऐसी कोई मस्जिद नहीं थी जहाँ मैंने अल्लाह ताला को ना ढूंढा हो, पर मुझे अल्लाह नहीं मिला। फिर एक रात मुझे बहुत डर लग रहा था अकेलेपन से। मुझे लगा मैं इस तन्हाई में मर जाऊंगा। इस रात मैंने अपने सारे दुख खुद को बताए। मैं खुद से बातें कर रहा था, पर उस वक्त मुझे एहसास हुआ मैं खुद से बातें नहीं कर रहा, कोई है जो मुझे सुन रहा था। बिना थके बिना टोके मुझे सुन रहा था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा। मैं जिसे हर जगह ढूंढ रहा था वो तो मेरे दिल में था, वो तो मुझ में था। मैं ही उसे पहचान न पाया। मेरा अल्लाह मेरे दिल में था। जब मैंने उसे पहचान लिया तो मेरा हर दर्द हर गम दूर हो गया, खत्म हो गया था। क्योंकि मैं तन्हा नहीं था, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। अल्लाह हमसे कभी दूर नहीं होता, बस हम ही अपने रब से दूर हो जाते हैं। मुझे यकीन हो गया था उस दिन उसकी बातों पर, मुसलमान कभी तन्हा नहीं होते, उनका रब हमेशा उनके साथ होता है। गाजी अपनी पुरानी बातें याद करते हुए बोला। मिशा की बात मिशा उसकी बातों के शहर में खो गई थी। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जरहान चला गया था। चलो बच्चों, अब उठो, अब उठ भी जाओ, और कितना खेलोगे? सब लोग खाना खा लो, फिर शॉपिंग करने भी जाना है, ताई ने सबको उठाते हुए कहा। पर कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। सब यंग पार्टी मिलकर लूडो खेल रही थी। ताया और सिकंदर साहब सोफे पर बैठे उनके खेल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जफर भाई, ये चीटिंग है। सना की गोटी जफर की गोटी को मारने वाली थी। सना की गोटी को जफर की गोटी मारने वाली थी और जफर ने सना का हाथ पकड़कर उसकी दूसरी गोटी को चला दिया। वो हर बार ऐसा ही कर रहा था। ये खुलेआम चीटिंग है, हम धरना देंगे, सना ने गुस्से से जफर को घूरते हुए कहा। चुप कर चिपकली, अपने शौहर के घर जाकर धरना देना। जफर उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला। सना ने मासूम शक्ल बनाकर जारा की तरफ देखा। जारा ने उसे रिलैक्स होने का इशारा दिया। अभी मज़ा चखाती हूँ इसे। सना, कल अम्मा से बात हुई मेरी, अम्मा बता रही थी कि सीमी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। जारा आंखें टिमटिमा कर बोली। जफर का चीटिंग करता हाथ एकदम रुक गया। इस बार वो सबा की गोटी को स्टॉप से मार रहा था। वॉट? उसको शौक लगा। वॉट वॉट? जारा ने एब्रो उचकाकर कहा। वॉट? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मुझे अपना नाम नाकाम आशिकों में नहीं लिखवाना, वो रोनी सूरत बना के बोला। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगता है बाबा हाँ बोल देंगे। जारा ने उसे इग्नोर करते हुए मजीद कहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जफर ने फुल एक्टिंग करते हुए कहा। जारा और सना ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। ज़ारा भाभी, आप तो सब जानती थी ना, फिर क्यों नहीं रोका आपने? क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? गेम भूल के वो बेहद इमोशनल हो गया था। ज़ारा ने शाने उचकाए। म- मंझा फंजाई मंझा दुश्मन थी वया गुल गुलाबन झड़ू सफ़ा नवाबन झड़ू मोखा महबूब छनी छनी वया। मेरे ही दुश्मन बन गए। गुल गुलाबों जैसा, बिल्कुल नवाबों जैसा, मेरा महबूब छीन लिया। जफर ने सिंधी गाना गाते हुए
दुखी होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उफ जफर भाई, ये क्या गा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबा ने उसका गाना सुनते ही मुंह बना के बोला, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। जफर गाना गाते हुए उठकर जाने लगा। बस उसके रोने की देर थी। उसके जाते ही जारा और सना हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मजा आया, कब से तंग कर रहा था, अब 2 दिन तक इस पर देवदास की रूह का कब्जा रहेगा। जारा ने सना के साथ ताली बजाते हुए कहा। सब खाने खा रहे थे। जारा का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर वो फुप्पू को मना नहीं कर सकी, इसलिए बेदिली से वो भी खा रही थी। जारा बीबी, ये ले पराठा, आप तो कुछ खा ही नहीं रही, सबूरा खुशामदी लहजे में बोली। तुम्हें आजकल मेरे खाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? खैर तो है ना, जारा खुश्क लहजे में बोली। वो बीबी जी, आजकल आप कुछ खा नहीं रही ना, इसलिए, और वैसे भी बड़ी बेगम ने कहा था आपका ख्याल रखूं। वो जल्दी से बोली। जारा ने एक तशवीश भरी निगाह उस पर डाली। जारा ने पराठा खाया और खाते ही उसे उल्टी आने लगी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जारा बेटा, क्या हुआ? नगमा भी उसके पीछे आ गई। जारा ने उल्टी की तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। जारा खून देखकर डर गई थी। उसने जल्दी से पानी खोलकर मुंह धो लिया। वो जानती थी नगमा उसके पीछे आएगी। अगर वो खून देख लेती तो परेशान हो जाती, पहले ही उनका बीपी लो होता रहता है। जारा बच्चे, क्या हुआ, ठीक हो ना? उसके बाहर निकलते ही नगमा ने पूछा। जी फुप्पू, मैं ठीक हूँ, आप जाकर खाना खाए, जारा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। फुप्पू, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर आप लोग जल्दी खाना खाए, फिर शॉपिंग के लिए भी जाना है। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं जा रहे शॉपिंग पर। अरे फुप्पू, दिस इज़ नॉट फेयर, मैं बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ तो आप मान नहीं रही। वही शॉपिंग करने नहीं चलेंगे? लहजा खुफगी भरा था। अच्छा, तू नाराज़ ना हो, चलेंगे शॉपिंग करने, बस तुम खुश रहो। मेरी बच्ची, पता नहीं किस मनहूस की नज़र लग गई है तुम्हें, वो अफसरदा सी बोली। आए दिन तो आप मेरी नज़र उतारती रहती हैं, अब भी आपको लगता है कि मुझे किसी की नज़र लगी हुई है? जब खिदमा जब खुद माँ बनोगी ना तब पूछूंगी। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं बाकी सबको भी बोल देती हूँ। ओके फुप्पू, जारा ने फरमाबरदारी से कहा। फुप्पू मुस्कुराकर चली गई और जारा आकर बेड पर बैठ गई। उसे अब सबूरा पर भी हल्का हल्का शक हो रहा था। आखिर उसने हजारों नावल पढ़े थे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा लोगों को पहचानना उसे आ गया था। मुझे उस पर नजर रखनी होगी, जारा मन ही मन में सोचने लगी। जारा ने टैबलेट्स खा ली थी। कुछ देर के बाद वो ठीक महसूस कर रही थी। उसने अलमारी में से पर्पल कलर का शिफॉन का सादा सूट निकाला और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। सब लोग तैयार हो गए थे। एक गाड़ी में जारा, सनाता, सबा, ताई और जफर थे। दूसरी गाड़ी में अरहान, उसकी बीवी अस्मा और नगमा थे। बहरोज की शादी की तैयारियां चल रही थी। बाजार पहुंचने के बाद सबने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। अरहान की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो लोग घर जा रहे थे। सना सबा भी उनके साथ जा रही थी। वो दोनों बहुत थक गई थी। बाकी सबको जफर के साथ आना था। हेलो, हाँ सिमरा, क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, मैं फूफू से पूछ कर आती हूँ। सिमरा ने जारा को कॉल की थी कि वो इस्लामाबाद आई है और जारा को मिलने के लिए बुला रही थी। क्योंकि उसे जल्दी थी, वो गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। सिमरा वाले अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए थे। जब जारा ने उसे बताया कि वो शॉपिंग के लिए आई है और जगह का नाम बताया तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थी, इसलिए सिमरा ने सोचा कि इससे मिल लूँ। वो शादी के बाद जारा से नहीं मिली थी। क्या हुआ जारा, किसकी कॉल थी? आसमा जारा के पास खड़ी थी। अब उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आया था। वो मेरी दोस्त की थी, उसने मिलने के लिए बुलाया है। वो पास में ही गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही है, वो जल्दी में है। सुबह को वो लोग चले जाएंगे। अच्छा तो फिर जाओ ना, आसमा ने जल्दी से कहा। हाँ, बस फुप्पू को बता दूँ वरना वो परेशान हो जाएगी, जारा ने फिक्र से कहा। चाची को मैं बता दूंगी, तुम जाओ। वो तुम सच्ची में बता दोगी? जारा को हैरानी हो रही थी, नागिन के मुंह से जहर के अलावा फूल गिर रहे हैं। हाँ यार, मैं बता दूंगी, फिर भी अगर तुम खुद बताना चाहती हो तो बता दो। अच्छा ठीक है, तुम पप्पू को बता देना, मैं जल्दी से मिलकर आती हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ इसी दुकान में रहना, तुम्हें तो पता है ना मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जारा ने अस्मा को कहा, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया।
जाओ जाओ ज़ारा, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मैं किसी को नहीं बताने वाली, इनफैक्ट मैं सबको यहाँ से लेकर जाऊँगी। और जब तुम यहाँ आओगी तो यहाँ कोई नहीं होगा। फिर मैं अपना काम करूँगी आग में तेल डालने का। सबके सामने तुम्हारे किरदार को मशकूक बना दूँगी। सबको ये बताऊँगी कि मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा था। जानती हूँ कोई यकीन नहीं करेगा, पर शक तो करेंगे ना। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर चक्कर वक्कर आ गया तो किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी कहानी खुद ही खत्म कर दोगी। फिर जरहान को रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत होगी, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। जानती हूँ ये गलत है, पर मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। जरहान, देखो तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ कर रही हूँ। ज़ारा तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकती। एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाएगा। अस्मा कमीनगी से मुस्कुराकर सोच रही थी, पर कभी कभी वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। अल्लाह अपने प्यारे बंदों का पर्दा रख लेता है, उनकी इज्जत की हिफाजत करता है। हेलो सिमरा, कहाँ हो? यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं है। ज़ारा सिमरा की बताई हुई जगह पर पहुँच गई थी, पर वहाँ सिमरा नहीं थी। उसने उसे कॉल की। क्या मतलब है? थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती थी तुम? अगर नहीं मिलना था तो मुझे क्यों बुलाया? ज़ारा गुस्से से बोल रही थी। तेरे तेरे सॉरी का अचार डालूं क्या कमीनी? एक बार मेरे हाथ लग मोटी मनहूस, इतना मारूंगी ना तुझे तेरे शौहर की मरी हुई नानी याद आ जाएगी। ज़ारा गुस्से में नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। यार सच्ची में सॉरी, देर हो रही थी, गलती गलती मेरी है, मुझे तुझे ऐसे बुलाना नहीं चाहिए था। वो शर्मिंदा थी। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, माफ़ किया तुझे, ज़ारा ने एहसान जताने वाले स्टाइल में कहा। चल अब बाय, मैं बाद में बात करूंगी, ज़ारा ने बोलकर कॉल कट कर दी। वो जाने लगी तभी उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। अल्लाह साई, यहाँ नहीं प्लीज़, ज़ारा ने अपना सर हाथों में थामते हुए कहा। अगर बेहोश वगैरह हो गई तो मेरा जरहान एक बार फिर से बेवा हो जाएगा। पिछली बार तो एक हीरो ने बचा लिया था, इस बार कौन बचाएगा? ज़ारा की हालत ख़राब थी। पागल हूँ, अकेले नहीं आना चाहिए था। वो कुछ पल खड़ी रही। उसे रोड की दूसरी तरफ जाना था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। वो अकेले रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी। उसे बहुत कमज़ोरी हो रही थी, पर जाना तो था। गाजी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? गाजी ने अचानक गाड़ी रोक दी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे इसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इतने सालों बाद भी वो हवाओं में उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। गाजी, मिशा ने उसे कंधे से हिलाया। मिशा, वो मेरे आसपास है, गाजी खोए हुए लहजे में बोला। कौन आसपास है गाजी? मिशा परेशानी से बोली। गाजी, मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, सामने देखो, लोगों की भीड़ है। मिशा के अल्फाज सुनकर गाजी को लगा कि उसकी सांस ही रुक जाएगी। उसका दिल जैसे तेजी से धड़क रहा था, वो धड़कना ही भूल जाएगा। मुझे लगता है चलकर देखना चाहिए, मिशा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। गाजी में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लड़खड़ाते हुए निकला। मिशा आगे चली गई थी, पर गाजी के कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो वहीं खड़ा रहा। गाजी, कोई लड़की है, नकाब में, बेहोश पड़ी है। मुझे लगता है हमें उसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, सब डर रहे हैं। गाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और दीवानावार आगे बढ़ा। मिशा हैरानी से उसे देख रही थी। वो भी उसके पीछे गई। गाजी ने सबको पीछे किया और उस लड़की के करीब पहुंचा। उसे एक सेकंड भी नहीं लगा ज़ारा को पहचानने में कि ज़मीन पर बेसुध पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ज़ारा है। ज़ारा को जब होश आया तो उसने याद किया कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं रोड क्रॉस कर रही थी, फिर मुझे चक्कर आ गया था, और फिर उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ज़ारा ने सर को हाथों में थामते हुए उठने की कोशिश की और आसपास का जायज़ा लेने लगी। वो इस वक्त एक बहुत बड़े खूबसूरत से कमरे में एक जहाज़ी साइज बेड पर बैठी थी। बिलाशुबा वो कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरे को देखते उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी, जिसमें सुबह के 7 बजे थे। इसका मतलब मैं पूरी रात यहाँ थी। सब कितना परेशान हो गए होंगे। मैं यहाँ कैसे पहुँची? सब कहाँ है? मुझे यहाँ कौन लाया होगा? ऐसे बहुत से सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की तो उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। ज़ारा ने खींच कर ड्रिप उतार दी। उसका नकाब भी उतरा हुआ था। दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। कैसी हो? उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर पूछा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ज़ारा ने उसे घूरते हुए कहा।
देखो तुम बेहोश हो गई थी इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब तो मुझे होश आ गया है ना, अब मुझे अपने घर जाना है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ज़ारा ने उसकी बात काट कर कहा। तुम्हारी तबीयत अभी इतनी बेहतर नहीं है, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, उसने नॉर्मली अंदाज में कहा। ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारी फूफू की बेटी हूँ जो मेरी खातिरदारी करोगी? बहन, मुझे बचाने का बहुत शुक्रिया, अब मुझे अपने घर जाना है, लिहाजा खुद को ज्यादा जहमत ना दे, ज़ारा ने दो टोक अंदाज में कहा। मिशा गौर से उसे देख रही थी। कितना शौक था मुझे तुम्हें देखने का। मैं देखना चाहती थी तुम में ऐसा क्या है जो वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो और मासूम हो, मिशा दिल में सोच रही थी। ओ हेलो, कहाँ खो गई? ज़ारा ने उसे अपने आप को घूरते हुए देखा तो उसके सामने चुटकी बजाई। देखो, जब तक वो नहीं चाहता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। प्लीज़ जिद छोड़ो और जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें दवाई भी खानी है। उफ, देख लेना मैंने और कितना दे उफ, देख लिया ना। उफ, देख लिया है मैंने और कितना देखूं? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे बरसों से जानती हो और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। कहीं तुमने और तुम्हारे बॉस ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? ज़ारा ने चौंकने वाले अंदाज में कहा। जो भी समझो, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ और एक बात याद रखो कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है, मिशा ने उसके कंधे पर थपकी लगाते हुए कहा। ओए, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मुझे किडनैप करके, जानती नहीं हो तुम मुझे, ज़ारा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। वो बिना कुछ रिएक्ट किए दरवाज़ा बंद करके चली गई और ज़ारा गुस्से से खौलती रही। गाजी, उसे होश आ गया है और अपने घर जाना चाहती है। आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं उसे घर नहीं भेज सकता, वहाँ पर उसकी जान को खतरा है, गाजी ने पुरसोच अंदाज में कहा। गाजी ने ज़ारा के बारे में मिशा को सब कुछ बता दिया था। उसके अपने ही घर में उसकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? मिशा ने नासमझी से कहा। ज़ारा को वो अपने फार्म हाउस ले आया था और आते ही उसने एक बहुत अच्छे डॉक्टर को बुला लिया था। वो ज़ारा को देखना ज़रूर चाहता था पर इस हालत में कभी नहीं। उसने कब ज़ारा के बारे में ऐसा सोचा था? डॉक्टर ज़ारा का चेकअप करके आ गए थे, उसने ज़ारा के बहुत सारे टेस्ट भी किए थे। मिस्टर गाजी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, गाजी ने मिशा को इशारा दिया। वो ज़ारा के पास कमरे में चली गई। जी डॉक्टर साहब, वो ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? गाजी ने परेशानी से पूछा। देखें मिस्टर गाजी, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। पेशेंट को पिछले 20-25 दिनों से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और ये ऐसा पॉइजन है, अगर 1 महीने तक उन्हें दिया जाता तो वो जिंदा नहीं रह पाती और फिर अगर टेस्ट वगैरह करते तब भी किसी को शक नहीं होता। इसे एक तिब्बी मौत कहा जाता। डॉक्टर की बात सुनकर गाजी शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ारा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो फिर अब क्या होगा डॉक्टर, वो ठीक हो जाएगी ना? गाजी ने डरते हुए पूछा। इसका एंटीडोज है जो मैंने मंगवा दिया है। 1 दिन के बाद वो आ जाएगा, तब तक इनका ख्याल रखिएगा और दवाई टाइम पर देते रहिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर गाजी को लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सर से उठा लिया गया हो। उसके घर में ही उसके दुश्मन है और जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाता कि उसके साथ ये सब किसने किया है, तब तक मैं उसे वहाँ जाने नहीं दे सकता। उसको नुकसान पहुंचाने वालों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। मुझे अफसोस है कि मेरे होते हुए भी उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। गाजी ने गुस्से से मिठिया भींच कर कहा। हेलो, हाँ, घर बात की तुमने? गुड, और जितनी जल्दी हो आ जाओ। उसने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ, अब ठीक है वो। मैं कोशिश करता हूँ उसे कुछ खिलाने की, पर तुम तो जानते हो वो कितनी जिद्दी है। दूसरी तरफ से न जाने क्या बोला गया कि गाजी मुस्कुराया। अच्छा, अल्लाह हाफिज, मैं बाद में बात होगी। गाजी ने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। तुम बार बार क्यों आ जाती हो, एकदम इंडियन ड्रामों की भूतनियों की तरह, उसने मिशा को गुस्से से कहा जो उसके लिए खाना लाई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार इधर आने का, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और जब तक तुम ये नहीं खाओगी मैं नहीं जाऊंगी, उसने अटल लहजे में कहा। और तुम्हें ये किस बंगाली बाबा ने बताया कि मैं ज़ारा जरहान सिकंदर ये खाना खाऊंगी? इसे कहो इज्जत से मुझे यहाँ से सही सलामत अपने घर छोड़ आए, वरना मैंने उसका कत्ल कर देना है, ज़ारा ने दांत पीस कर कहा। कुछ भी हो जाए वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए तुम ये खाना खा लो। अगर तुम जिद्दी हो तो वो तुमसे 2 कदम आगे है, इसलिए बहस करने से अच्छा है तुम ये खाना खा लो, मिशा ने आराम से समझाते हुए कहा। वो है कौन और मुझे किडनैप क्यों किया हुआ है उसने? मेरा बस चले तो उसका कीमा बना दो। फिर कुछ सोचकर बोला। अच्छा, तो ये तय है कि वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा और ज़बरदस्ती खाना भी खिलवाएगा?
ज़ारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मीशा ने आराम से कहा। तो फिर ठीक है, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगी, और वो शर्त ये है कि तुम्हारा कमीना बॉस मेरे सामने आए और 50 बार अपने कान पकड़कर उठक बैठक करे। ज़ारा ने शर्तिया लहजे में कहा। तुम पागल हो क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और ये सब करवा के तुम्हें क्या मिलेगा? मिशा ने घूरते हुए उससे पूछा। मुझे बदला मिलेगा। उसने बिला वजह मुझे किडनैप किया हुआ है, और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? कभी नहीं। मैं जब तक यहाँ रहूँगी ऐसी हरकतें करती रहूँगी। अब आगे उसकी मर्जी। अगर शर्त मंजूर है तो मैं खाना खाऊंगी, और अगर नहीं तो फिर भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मनहूस बॉस। ज़ारा ने बड़े ही नरूठेपन से कहा। सही कहता है वो, तुम वाकई सबसे अलग हो। मिशा ने अफसोस से सर झटकते हुए कहा और चली गई। मिशा गाजी के पास आए और उसे ज़ारा की शर्त बताई। उसकी तवक्का के मुताबिक गाजी ने कोई गुस्सा नहीं किया और मुस्कुराने लगा। जानता था मैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। गाजी मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तो फिर क्या तुम करोगे? क्या तुम वो करोगे जो उसने कहा है? मिशा हैरानी से पूछ रही थी। गाजी ने नफ़ी में सर हिलाया। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं उसे जानता हूँ, और मुझे पता है उसको कैसे मनाना है। कैसे? मिशा ने अचंभे से पूछा। मिशा खाना लेकर ज़ारा के कमरे में फिर से आई और टेबल पर रखकर ज़ारा की तरफ मुड़ी और ज़ारा बेड पर मुंह बनाए हुए बैठी थी। चलो उठो, शाबाश, खाना खा लो। मेरी शर्त का क्या हुआ? कौन सी शर्त? मिशा ने अनजान बनते हुए पूछा। ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो कौन सी शर्त। ज़ारा ने गुस्से से दाँत पीस कर कहा। अच्छा, वो वाली? मिशा ने कुछ याद आने वाले अंदाज में कहा। पर वो तो पूरी नहीं होगी। तो फिर मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। खाना तो तुम खाओगी, मिशा इत्मीनान से बोली। और उसका इत्मीनान ज़ारा को जहर लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मिशा को बालों से नोच कर उसके सारे बाल उखाड़ दे। उफ, दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। ज़ारा अपने हाथ उसकी गर्दन तक लाते हुए बेबसी से बोली। मिशा अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें पता है, तुम बहुत क्यूट हो यार, मिशा ने उसका गाल चूमते हुए कहा। क्यूट होने के साथ साथ मैं चुड़ैल भी हूँ। खून पी जाऊंगी तुम्हारा, और तुम्हारे कोजे बॉस का भी। देखो, मुझे जो बोलना है बोलो। मेरे बॉस के बारे में कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छे हैं। मिशा हाथ हिलाते हुए बोली। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, उसकी सारी अच्छाई निकाल दूंगी। ज़ारा दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर लड़ाका औरतों की तरह लड़ रही थी। गाजी बहुत गौर से उसे देख रहा था, उसकी बातों पर हंस रहा था। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, बस तुम्हारी मासूमियत में इजाफा हो गया है। तुम्हें देखने का हक नहीं रखता, माफ़ कर देना। दिल के सामने बेबस हूँ मैं तो। तुम्हारा नाम लेने का भी हक नहीं रखता। गाजी सोफे पर बैठा लैपटॉप पर उसे देख रहा था। वो उसे गालियाँ दे रही थी, उसे मारने के बारे में बोल रही थी। मैंने तुम्हें उस दिन नहीं खोया था जिस दिन तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकलने को कहा था। मैंने तुम्हें उस दिन खोया था जिस दिन तुमने वो पत्थर खो दिया था। उस दिन मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया ना। ना मैं उस पत्थर की हिफाजत कर सका, ना तुम। अब वो पत्थर एक ऐसे इंसान के पास है जिसने उसे बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा है। वो उसकी कीमत जानता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, और मेरी हर एक सांस हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करती थी, करती है और करती रहेगी। देखो, अगर तुमने उफ, एक तो तुम्हारा ये देखो बहुत ही बोंगा लगता है। अंधी नहीं हूँ मैं, कब से तुम्हारा ये खूबसूरत चुड़ैल जैसा चेहरा देख रही हूँ। ज़ारा मिशा की बात बीच में काट कर बोली। अच्छा ठीक है, मत देखो, बस खाना खाओ, और फिर दवाई भी खानी है। तुम्हें उर्दू नहीं आती? मिशा ने नासमझी से उसे देखा। इस बात की क्या तुक बनती है? वो झिंझला के बोली। ज़ारा जो चाहती थी वही हो रहा था। वो मिशा को तपाना चाहती थी। अरे यार, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो खुफगी से बोली। ओके, मत खाओ। अरे सुनो, वो लेकर तो आओ ज़रा। मुझे लगा था इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर शायद गाजी सही बोल रहा था। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। मिशा बाहर से मुलाजमा को बुलाने लगी। मिशा की आवाज़ सुनकर मुलाजमा भागती हुई आई। उसके हाथ में कोई जार थी जिसे वो अपने दुपट्टे से छुपाए रखी थी। ज़ारा ज़ारा शाने उचकाए बेनियाजी से सोफे पर बैठी दोनों को देख रही थी। ज़ारा उसे देखने के बाद, तुम खाना खा लोगी, लिख कर ले लो। लहजा यकीन भरा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ही खुशफहमियाँ पाल लेती हो तुम। ज़ारा हंसकर बोली, पर अचानक ही उसकी हंसी को ब्रेक लगी, क्योंकि मुलाजमा ने अपने हाथ में पकड़े जार पर से
कपड़ा हटा दिया। ज़ारा सोफे पर खड़ी हो गई। ये क्या है? इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? ज़ारा हड़बड़ाते हुए बोली, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो ये सारे कॉकरोच मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ दूंगी और दरवाज़ा लॉक करके तुम्हें इनके साथ अकेला छोड़ दूंगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। मिशा को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। कुछ देर पहले शेरनी बनी ज़ारा इस वक्त एक डरपोक बच्ची लग रही थी। ज़ारा गुस्से से उसे घूरने लगी। अल्लाह पूछे तुम्हें और तुम्हारे सड़े हुए बॉस को, अल्लाह करे तुम्हें और तुम्हारे बॉस को कहीं जुकाम हो जाए, अल्लाह करे दोनों गटर में गिर जाओ और वहां पर सारे कॉकरोच तुम लोगों को खा जाए, अल्लाह करे तुम और तुम्हारा कमीना लुच्चा डफ्फर सड़ा हुआ आलू बंदर और जितनी भी गालियां हैं वो मुझे नहीं आती वो सब भी हो जाए, तुम दोनों गंजे भी हो जाओ, अल्लाह करे तुम्हारे बॉस जो कपड़े पहने वो फट जाए, उसके सारे पैसे चोरी हो जाए, उसका मोबाइल पानी में गिर जाए, उसकी शादी अफ्रीकन लड़की काली सी अफ्रीकन लड़की से हो जाए, वो कीचड़ में गिर जाए। वो बोलते बोलते थक गई थी। अरे यार पानी पिला दो, थक गई मैं। बाकी बद्दुआएं पानी पीने के बाद। ज़ारा को इसकी बात माननी ही थी। कॉकरोच से बचने के लिए तो वो छत से भी कूद सकती थी। अब इनकी बात माननी है तो थोड़ा अपना गुस्सा भी तो कम करना था। इसलिए मीशा और गाजी को दुनिया जहान की बद्दुआएं और गालियां देकर वो अपना गुस्सा कम कर रही थी। मीशा और मुलाजमा हौकों की तरह उसे देख रही थी और गाजी की तो हंसी ही खत्म नहीं हो रही थी। वही ऐसे क्या देख रही हो? मैं थक गई हूँ, पानी दो और खाना भी दो, मैं खा लूंगी, पर पहले अपने ससुराल वालों को यहाँ से ले जाओ। सिर्फ इस कमरे से ही नहीं, इस घर से भी, आई समझ? ज़ारा उन्हें उंगली दिखा के बोली। मुलाजमा कॉकरोच लेकर चली गई और मीशा ने ज़ारा को खाना दिया और वो अब भी अपने होश में नहीं लग रही थी। उसे खाना देकर वो बेध्यानी से चली गई और ज़ारा उसकी हालत को समझते हुए हंसने लगी। उसने आज तक किसी को इतनी बद्दुआएं नहीं दी थी। अल्लाह साईं माफ़ कर देना, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ, पर गलती भी इन लोगों की है। उसने अपने कान पकड़ते हुए कमरे में लगी खाने काबा की तस्वीर देखते हुए माफ़ी मांगी और कोई उसकी इस मासूमियत पर मिसमराइज हो गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। हमेशा उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो ऐसी ही है। कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ वो किसी से डरती नहीं है क्या? मिशा खोए हुए लहजे में बोली। अपने अल्लाह साई, अपनी अम्मा की चप्पल और कॉकरोच, जितना मैं जानता हूँ इससे वो इनसे डरती है। गाजी, अगर इसकी बद्दुआएं सच हो गई तो मैं गंजी नहीं होना चाहती, वो झरझरी लेकर बोली। उसने दिल से नहीं दी, वो गुस्से में है इसलिए। इतने अच्छे तरीके से जानते हो उसे? मिशा की बात में एक हरकत थी, एक हसरत थी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गाजी ने बात बदलते हुए कहा। गाजी, शुक्रिया बोलकर मुझे इतना पराया मत करो, वो तड़प कर बोली। जब तुम अपनी मोहब्बत के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती? गाजी ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और वो चला गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। अब गाजी कैसे पता करेगा कि ज़ारा को जहर कौन दे रहा है और ये इस कहानी में आगे क्या होना बाकी है। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।